press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग भी डॉक्टर भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई चीफ की दावत देख रहे थे। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सुबह से पति पत्नी दोनों को अगर पसीना आए तो उसे पोंछने के लिए भी तो फुर्सत नहीं है। दोनों पति पत्नी रात की दावत के लिए तैयारी में लगे हुए। बाहर से मंगाने वाली चीज़ जो है बरामदे में आकर गिरा है। ड्रिंक्स का इंतजाम उन्होंने बैठक में किया है। घर की फालतू चीज़ें जो है वो अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे छुपाया जाने लगा। तब वो मिस्टर श्यामनाथ को अचानक से लगता है कि माँ, उसकी एक बूढ़ी माँ है, उसका क्या होगा। वो मुड़कर अपनी पत्नी से पूछता है कि माँ का क्या होगा। तब उसकी पत्नी कहती है, एक सलाह देती है, एक काम करते हैं, उसे पिछवाड़े उसकी विधवा सहेली जो है उसके घर में भेज देते हैं, चाहे रात भर वही रहे, सुबह आ जाए तो कोई चिंता नहीं। लेकिन पत्नी की ये सुझाव मिस्टर श्यामनाथ को पसंद नहीं आया। वो कहता कि नहीं, उस बुढ़िया का आना जाना मैंने बहुत मुश्किल से बंद किया है। अब मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना वापस से शुरू हो जाए। और वो कहता कि हम एक काम करेंगे, माँ से कह देंगे कि वो जल्दी ही अपने कमरे में जाकर बैठ जाए, मतलब जो भी अपना काम है वो निपट कर कमरे में जाकर बैठ जाए। तब श्रीमती कहती कि अब मिसेस श्यामनाथ कहती वो तो कमरे में जाकर बैठ जाएगी, लेकिन वही बैठे बैठे अगर उनको आँख लग गया, क्योंकि आपका तो डिनर का क्या मालूम है कब तक चलती है, क्योंकि आपका तो 10:30 बजे तक तो 11 बजे तक तो आपका ड्रिंक्स ही चलता रहेगा। उसके बाद आप लोगों को खाने के लिए आना है। इसी बीच अगर माँ को आँख लग गई, उन्होंने सो गई, तो जब वो सोती है तो उसकी खर्राटे की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। माँ के कमरे के बाहर ही हम लोगों ने खाने का आयोजन किया है इस तरह से। तो मिस्टर श्यामनाथ कहता है कि इस एकदम से उसे गुस्सा आता है। गुस्सा व्यक्त करते हुए वो माँ के कमरे में जाता है। जाकर माँ से कहता है कि माँ, आज तुम जल्दी खाना खा लेना। और तब माँ कहती है, मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो जब घर में मांस मछली बने तो मुझे खाना नहीं खाना है। जो भी काम है जल्दी से निपट कर तुम अपने कमरे में आकर बैठ जाना, क्योंकि 7:30 बजे सारे मेहमान आएंगे। उससे पहले जो भी तुम्हारा काम है वो निपट लेना। ठीक है बेटा, इस तरह से माँ कहती है। और माँ से कहता कि माँ, आज कौन सी कपड़े पहनोगी। और माँ कहती कि जो भी है मेरे पास उसी में से पहनूंगी। कहो बेटा, जो क्या पहनना है तुम्हारे हिसाब से पहनने के लिए तैयार हो। माँ को ऊपर से नीचे तक देखकर वो सफ़ेद कलर की सलवार और कमीज पहनने के लिए कहता है। माँ पहन कर आने के लिए भी कहता है। माँ पहन कर आती है। देखने में बहुत पहले से थोड़ी कम कुरूप नजर आ रही थी इसे मिस्टर श्यामनाथ को। और माँ से कहता कि कोई चूड़िया है तो वो भी पहन लो माँ, कोई हर्ज नहीं। तो माँ कहती कि चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो तुम्हारी सारी पढ़ाई के लिए मैंने सारी जेवरात बेच दिया है। ये बात मिस्टर श्यामनाथ को तीर की तरह चुभ जाता है। तिनक कर कहता कि ये तुमने कौन सा राग छेड़ दिया माँ, अगर तूने मेरी पढ़ाई के लिए सारी जेवरात बेच दिया है तो कुछ तो बनकर आया हूँ। नीरा लडूरा तो बनकर नहीं आया हूँ, निकम्मा इंसान बनकर तो नहीं आया हूँ। अगर तूने मेरी पढ़ाई के लिए इतना सारी जेवरात बेच दिया है तो मुझसे दुगना ले लेना। माँ अपने आप को कोसती हुई कहती कि मेरी जीभ को आग लगे बेटा, ऐसे ही मैंने बातों बातों में कह दिया, अभी इस उम्र में तुमसे जेवरात बनाऊंगी क्या। अब वो पार्टी शुरू हो गई थी, मतलब अभी 5:30 बज चुके थे। मिस्टर श्यामनाथ को भी नहा धोकर पार्टी के लिए तैयार होना था, और क्योंकि उसकी श्रीमती कब के तैयार होने के लिए कमरे में जा चुकी थी, इसीलिए माँ को अच्छी तरह से समझाकर वो चला जाता है। अब वो पार्टी शुरू हो जाती है। पार्टी एक कामयाब पार्टी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। चीफ को ड्रिंक्स में से विस्की पसंद आया था। उसकी पत्नी मेम साहब को घर की कर्टन, पर्दा और सोफ़ा कवर की डिज़ाइन, घर की सजावट, साज सज्जा पसंद आई थी। तो इसके क्या चाहिए था, एक कामयाब पार्टी थी, अच्छी तरह से पार्टी चल रहा था। अभी पार्टी पीते पिलाते 10:30 बज जाते हैं। सब लोग अपने गिलास में से आखिरी घूंट पीकर खाने के लिए उठते हैं। आगे आगे मिस्टर श्यामनाथ, उसके पीछे चीफ और सारे मेहमान उसके पीछे पीछे जाते रहते हैं। तो बरामदे में आते ही मिस्टर श्यामनाथ एकदम से स्तब्ध हो जाता है, ठिठक जाता है। उसके हाथ पांव जो है लड़खड़ाने लगता है। अभी तक वो पिया हुआ था, सारा नशा जो है हिरन हो जाता है, वो उतर जाता है। उन्होंने क्या देखा, माँ के कमरे के बाहर माँ को एक कुर्सी डालकर वहाँ पर बैठने के लिए जो कहकर गया था, वही बैठी बैठी माँ को नींद आ गया है। वो सो रही थी। सोने की वजह से लगातार मुंह में से खर्राटे की आवाज़ आ रही थी, और सिर जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह से झूल रहा था। सिर से पल्ला सरकने की वजह से उसकी आधी जड़ी हुई बाल जो है, जो बची हुई बाल जो है वो बिखरी पड़ी थी। ऐसी दशा को देखकर मिस्टर श्यामनाथ को गुस्सा आता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उसे घसीटते हुए कमरे में लाकर पटक, मतलब
छोड़ दे। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था क्योंकि सारे मेहमान उसके सामने ही खड़े थे। इसीलिए माँ से कहता है, इतने देर तक क्यों जगी हुई हो माँ, जाकर क्यों नहीं सो पाती। सब लोगों की हंसी सुनकर माँ की ऐसी दशा को देखकर वहाँ पर रहने वाले सारी देसी अफसरों की स्त्रियाँ जो है खिलखिलाकर हंसते। सब लोगों की हंसी सुनकर माँ की नींद में टूट जाती। एकदम से घबराहट के मारे वो खड़ी होती है, उसके हाथ पाँव जो है थर 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 कांपना शुरू करता है। सब लोग हंसते रहते लेकिन चीफ पुअर डियर इतना ही कहते। जब उसे पता चलता है चीफ को माँ गांव की रहने वाली है, तो वो कहता कि तुम्हारी माँ गांव की रहने वाली है तो नाच गाना भी तो जानती होगी। तब मिस्टर श्यामनाथ माँ को गाना गाने के लिए कहता है। बहुत मना करने के बावजूद भी बेटी ने आर्डर दे दिया था, इसीलिए वो बैठकर पुराने विवाह के गीत 3 पंक्तियाँ गाकर चुप रह जाती। सब लोग तालियां पीटना, पूरे बरामदा जो है तालियों से गूंज पड़ता है क्योंकि माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। सब लोग तालियां पीटना बंद करने के बावजूद भी चीफ अभी तक तालियां पीट रहे थे। हाँ, तालियां पीट रहे थे। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव में दस्तकारी क्या है। इतना ही हुआ था। अब आगे सब लोग बरामदे जो है तालियों से गूंजना शुरू कर दिया था, पीटना शुरू मतलब गूंज रहे थे। सब लोग तालियां पीटना बंद करने के बावजूद भी चीफ अभी तक तालियां पीट रहे थे। इतना ही हुआ था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव में गाँव की दस्तकारी क्या है। दस्तकारी मतलब हाथ से बनी हुई कारीगरी, जो हैंडीक्राफ्ट कहते हैं ना, उसे। सब लोग तालियां पीटना बंद करने के बाद चीफ मिस्टर श्यामनाथ से पूछते कि पंजाब के गाँव में क्या दस्तकारी बनती है, मतलब क्या हाथ से कारीगरी बनती, क्या हैंडीक्राफ्ट बनते. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಚೀಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪಂಜಾಬಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕುಶಲ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे. बोले, वो बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों की भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे. तो खुशी में झूम रहा था क्योंकि चीफ ने माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था, परिस्थिति हाथ में आ गई थी, संभल गया था, इसीलिए उसी खुशी में वो झूम रहा था. उसी खुशी से कहता कि वो बहुत कुछ बनते हैं साहब, मैं उसका एक सेट आपको दे दूंगा, गिफ्ट के तौर पर मैं दे दूंगा, आप उसे देकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे. ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ ಕುಡಿದಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ತುಂಬಿದ್ದು, ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕುಡಿದಿದ್ನಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. श्यामनाथ कुछ हाँ, मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में बोले, नहीं, मैं दुकान की चीज़ों की चीज़ नहीं मांगता. पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती. मगर चीफ सिर हिलाकर कहते, नहीं, मैं दुकान में मिलने वाली चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंजाब के गाँवों में घरों में औरतें क्या बनाती है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. अವಾಗ ಚೀಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಪಂಜಾಬಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. श्यामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियां बनाती हैं. फुलकारी क्या? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा यानी प्रयत्न करने के बाद माँ से बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है. तो श्यामनाथ कुछ सोच कर कहता है कि घर में तो लड़कियां क्या करती है, गुड़िया बनाती है, और घर में रहने वाली औरतें फुलकारी बनाते हैं. फुलकारी का मतलब चीफ को समझ में नहीं आया. फुलकारी का मतलब क्या है, इस तरह से पूछते. तो श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की प्रयत्न करता है, लेकिन समझाना उनसे नहीं होता है, नहीं समझा पाता है. इसीलिए माँ से कहता है, क्यों माँ, घर में कोई पुरानी फुलकारी है क्या. इस तरह से फुलकारी का मतलब है हाथ से बनी हुई कारीगरी. तो पंजाब में क्या होता है कि दुपट्टे के ऊपर या साड़ी के ऊपर जो हाथ से जो सूक्ष्म कारीगरी रहते हैं, जो एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं, उसे फुलकारी कहते हैं. ಆಗ ತಾಯಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಕಾರಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಚೀಫ್ಗೆ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಫುಲ್ಕಾರಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೀಫ್ಗೆ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಳೆದು ಫುಲ್ಕಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಫುಲ್ಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿನಿಂದ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಅದು ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಾರದಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ, ಈ ಸೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್. माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी फुलकारी उठा लाई. माँ चुपचाप उठती है और अपनी पुरानी फुलकारी उठाकर बाहर आती है. श्यामनाथ बड़ी रुचि से, रुचि यानी इंटरेस्ट, बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे. फुलकारी पुरानी थी, जगह जगह से उसके तारे, तारे यानी धागा टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था. साहब की रुचि देखकर श्यामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा. माँ बना देगी. क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें एक ऐसी ही फुलकारी बना दोगे ना. तो माँ अंदर उठकर चली जाती है, एक अपनी पुरानी फुलकारी उठाकर लेकर आती. चीफ को वो फुलकारी बहुत ज़्यादा पसंद आया. वो बहुत ज़्यादा नज़दीकी से उसे किस तरह से काम किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रुचि से, इंटरेस्ट से उसे बहुत नज़दीकी से देख रहे थे, क्योंकि वो सूक्ष्म कारीगरी है, सूक्ष्म काम है, इस तरह से उसे बनाया गया है. चीफ बहुत इंटरेस्ट से उसे देख रहे थे. उसके चीफ की इतनी इंटरेस्ट देखकर, उसकी रुचि देखकर श्यामनाथ कहता कि क्योंकि वो पुराना फुलकारी था, जगह जगह पर टूटी हुई थी, कपड़े फट गया था और तार जो है, धागा जो है निकल कर आया था. साहब की इंटरेस्ट देखकर, उसकी रुचि देखकर मिस्टर श्यामनाथ कहता कि ये तो पुरानी है साहब, इसीलिए फटी हुई है, मैं आपको इसी तरह की एक नया फुलकारी बनाकर दे दूंगा. और उसके सामने ही माँ से पूछता है, क्यों माँ, चीफ को फुलकारी बहुत पसंद आया है, इसीलिए तुम उसे ऐसे ही एक फुलकारी बना दोगी ना. ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನದ ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫುಲ್ಕಾರಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಚೀಫಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಳೇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದಾರ ಎದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಚೀಫು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ ಚೀಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಳೇದಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ, ಚೀಫ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ಕಾರಿ, ನೀನು ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಚೀಫ್ಗೆ ಹೊಸದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. माँ चुप रही. फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंकी क्या देखेगी. माँ चुप रह जाते और धीरे धीरे डरती हुई कहती कि अब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है बेटा, मेरी नज़रें नहीं है, वो अब बूढ़ी आंखें क्या बनाएगी, इस तरह से इनकार करती. ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಹೆದರುತ್ತಾ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಶಾರ್ಪ್ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಮಗರ್ माँ का वाक्य बीच ही में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहब से बोले, वह ज़रूर बना देगी, आप उसे देकर खुश होंगे. माँ के वाक्य को आधा ही छोड़कर, मतलब उसे बीच में ही काटकर मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि नहीं वो बना देगी, आप उसे देकर ಖುಷ್ ಹೋಂಗೆ. ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮನಾಥ ಮಾತನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಡರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಾ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए. बाकी मेहमान भी उसके पीछे ही निकले. तो माँ ने फुलकारी बनाने के लिए मान लिया था, इसलिए चीफ ने उसे धन्यवाद अर्पित किया, सिर हिलाए और वहाँ पर थोड़ा सा झूमते हुए, हल्के हल्के झूमते हुए खाने के मेज की ओर बढ़ जाते. उसके पीछे सारे मेहमान उसके पीछे चले जाते. ತಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೀಫು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಊಟದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಚೀಫು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और अपने सबसे नज़रें बचाती हुई अपने कोठरी में चली गई. तो सब लोग खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं खाने के लिए. तो सबकी नज़रें माँ से हटने के बाद माँ धीरे से उठती है और सबकी नज़रें बचाती हुई अपने कमरे में चली जाती. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಮಿನೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. मगर कोठरी में
हाँ, बैठने की देर थी, आंखों से चल चल आंसू बहने लगे। दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वे बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़ने पर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा का मतलब बहुत बार दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु मतलब दीर्घायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं आते थे। तो वो कमरे में जाने की ही देर थी, कोठरी यानी कमरे में, अपने कमरे में माँ को जाने की ही देर थी। जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, जाकर बैठ जाती है, चल चल करती हुई उसके आंखों से आंसू बहना शुरू होता है। बार बार अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती, बार बार अपने आंखों को वो दबा कर रखती ताकि आंसू बाहर ना निकले, और बार बार वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी, अपने बेटे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही थी, और फिर भी उसके आंखों से आंसू जो है बंद ही नहीं हो रहा था। भावनाओं के बांध टूटने के बाद जिस तरह से प्रवाह गति से पानी उमड़ता है, वैसे ही उसके आंखों से निरंतर पानी आ रहा था। बार बार वो अपने आंसू रोक रही थी, आंखें बंद करती थी, फिर भी बंद आंखों से भी पानी यानी आंसू निकलता था। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता था निरंतर जो वर्षा की जो बारिश में एक बूंद के बाद दूसरी बूंद जिस तरह से जो निकलता है, वर्षा की बूंदे की तरह उसके आंखों से निरंतर अश्रुधाराएं बहने लगा था। ಈಗ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇನೆ ತಡ ಆಯಿತು। ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಳು ಅಳು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ದುಃಖಿಸಿ ಅವಳು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ। ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಡೆದಾಗ, ಭಾವನೆಯ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಬಾಂಧ್ ಅಂದರೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಒಡೆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ತೀವ್ರಗತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ, ಪ್ರವಾಹಗತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೋ, ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ದುಪ್ಪಟದಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನೋದು ಹರಿತಾನೆ। ಎಷ್ಟು ಸರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾಳೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ತಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಅನ್ನೋದು ಜಾರ್ತಾ ಇತ್ತು। आधी रात का वक्त होगा। श्यामनाथ मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटक कर बेटी आंखें फाड़े दीवार को देखने लगी थी। घर के वातावरण में तनाव का मतलब है टेंशन ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निशब्दता श्यामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में से प्लेट की कनकने की आवाज आ रही थी। तभी सासा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ दरवाजा खोलो। तो पार्टी खत्म हो चुका था, सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए थे, सारे मेहमान चले गए थे। माँ अपने कमरे में दीवार को सटकाकर आगे की जो सामने वाली दीवार की ओर देख रही थी, क्योंकि पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छाया हुआ था, निशब्दता छाया हुआ था। सिर्फ रसोई घर में सब लोग खाना खाकर जो गए थे, उस प्लेट को धोने की कनकने के आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक माँ के कमरे की दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। बाहर से मिस्टर श्यामनाथ माँ से कहता है, माँ दरवाज़ा खोलो। ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು। ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನಿನ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದೆ। ತಾಯಿ ತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆನೇ ತದೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಡೀ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರೆಯ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ। ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ರೂಮನ್ನ ಯಾರು ಬಡ್ದ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೆ। ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ श्यामनाथ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗಿ ಅಂತ। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर से कोई भूल हो गई है क्या? माँ इतनी देर तक अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गया, क्यों वह ऊँगने लगी। ऊँगना मतलब बेटे जो झपकियाँ लेते ना, इसे ऊँगना कहते हैं। क्या बेटे अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया? माँ उठी और अपने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अचानक माँ के दरवाजे जो खटखटा रहा था, मिस्टर श्यामनाथ, वो उस आवाज़ सुनकर माँ एकदम से उसके दिल जो है बैठ जाता है। वो एकदम से घबरा जाती है, हड़बड़ा कर वो उठ बैठती है। क्या वापस से मुझसे कोई भूल हो गई क्या? बेटे ने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया क्या? वो कई बार अपने आप को कोस रही थी, अपने आप को गालियाँ दे रही थी। मुझे
आंखें क्यों लगी, मुझे नींद क्यों आ गया, मैं बैठे बैठे क्यों ऊँगने लगी, क्यों मैं झपकियाँ लेने लगी, क्या बेटे ने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया क्या। इस तरह से वो डरती हुई, सहमी हुई सी, कांपती हुई आवाज़ में कमरे की दरवाज़ा खोल देती है। ತಾಯಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಶಬ್ದ ಆದಾಗ ಅವಳ ಹೃದಯನೇ ನಿಂತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತೇನು ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು, ಮಗ ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ವಾ. ಅವಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ಬೈಕೊಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಕೂತಲೇ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ತೂಗಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಉಂಗ್ರ ಅಂದರೆ ತೂಗಡ್ಸೋದು, ಕೂತಲೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೂಗಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ವಾ. ಈ ಥರ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯಿಂದ ಡೋರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में बढ़कर कहा, वो अम्मी तूने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ, वो अम्मी वो अम्मी. तो कमरा की दरवाज़ा खोलने की देर थी, वो सीधा अंदर आकर माँ को एकदम से आलिंगन में भर लेता है. उसे हग करते हुए, उसे अंकुवार में लेते हुए कहता कि, एकदम से लेकर झूमते हुए कहता कि वो अम्मी तूने तो आज पार्टी में नया रंग भर दिया. साहब इतने खुश होकर गए हैं, कितना खुश हो गए हैं, क्या बताऊं, वो अम्मी इस तरह से प्यार जताता है. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಥರ ಆಯಿತು. ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿನ ಒಂದೇ ಸರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಅಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ತುಂಬಿದ್ಯಾ, ಚೀಫ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಓ ಅಮ್ಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಯಿನ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. माँ की छोटी सी काया मतलब शरीर सिमट कर बेटे के आलिंगन में चिपक गई. माँ की आंखों में से फिर आंसू आ गए. उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ. तो माँ की छोटी सी काया मतलब छोटी सी शरीर जो है बेटे के अंकवार में आलिंगन में जाते ही उसे वापस से रोना आ गया. अपने आंसुओं को पोंछती हुई बेटे से कहती कि बेटा मुझे हरिद्वार भेज दो, मैंने कई बार कहा है इसलिए मुझे हरिद्वार भेज दो, लेकिन तुम नहीं भेज रहे हो, मुझे हरिद्वार भेज दो. ತಾಯಿಯ ಸಣ್ಣ ಶರೀರ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವಳದು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ತುಂಬ ಲೀನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ತಾಯಿಯ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಮಗನ ಬಾಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ, ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಮಗನೇ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. श्यामनाथ का जुमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी मतलब माथे पर फिर तनाव मतलब टेंशन तनाव के बल पड़ने लगे. उसकी बाहें माँ के शरीर से हट गया. तो अभी तक माँ को लेकर झूम रहा था, वो अम्मी तूने तो पार्टी में नया रंग ला दिया. तो माँ ने हरिद्वार भेजने की बात सुनते ही वापस से उसके पेशानी यानी उसकी पैरों पर बल पड़ जाता है, वो टेंशन में आ जाता है. टेंशन के मारे अभी माँ को लेकर झूम रहा था, एकदम से माँ को अपने शरीर से हटा देता है, दूर कर लेता है. माँ के शरीर से वो पीछे आ जाता है. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದ, ಓ ಅಮ್ಮಿ ನೀನಂತೂ ಬಹಳ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ತುಂಬಿದ್ಯಾ, ಚೀಫ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಹಣೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನಿನ ರೇಖೆಗಳು ಮೂಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿನ ಅಪ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾಯಿನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. क्या कहा माँ, यह कौन सा राग तुमने फिर से छेड़ दिया. श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था. बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ, तुम जानबूझकर हरिद्वार जाकर बैठना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सका. तो माँ को अपने आलिंगन से दूर करते हुए कहता कि ये कौन सा नया राग छेड़ दिया माँ, कौन सा गीत शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, तुम जानबूझकर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो क्या, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो क्या, ताकि लोग कहे कि बेटा अपने माँ को भी अपने पास नहीं रख सका इसीलिए हरिद्वार भेज दिया, इस तरह से मुझे बदनाम करने के लिए मुझे छोड़कर जा रही हो क्या, इस तरह से गुस्सा व्यक्त करता है. ಶ್ಯಾಮನಾಥ್ಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಯಿನ ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಇದೇನು ಹೊಸ ರಾಗ ನೀನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಜನ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಮಗ ತಾಯಿನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो, मैं अपना काप पहन लिया, अब यह क्या करूँगी जो थोड़ी दिन जिंदगानी मतलब जीवन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूँगी, तुम मुझे हरिद्वार भेजो. वो माँ कहती नहीं मैं तुम्हें बदनाम करने के लिए बिल्कुल भी मैं हरिद्वार नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी तो उम्र हो गया है, अब
तुम अपनी पत्नी के हिसाब से जैसा चाहो वैसा तुम रह सकते हो। मैंने तो इतना उम्र हो गया है, जो मन चाहा मैंने खा लिया है, पहन लिया है। अभी थोड़ी सी जो जीवन बची है, जिंदगी बची है, मैं भगवान के नाम स्मरण लेते हुए भगवान के चरणों में मैं रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे हरिद्वार भेज दो। ताई ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಠೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಉಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏನು ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವನ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಅಂತ. तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है. देखिए, इसे यहाँ पर शामनाथ को माँ हरिद्वार जा रही है उसका दुख नहीं है. माँ हरिद्वार चली जाएगी तो यहाँ पर फुलकारी कौन बना कर देगा, इसीलिए वो चिंता है, इसीलिए माँ को जाने से रोक रहा है. और कहता है कि तुम हरिद्वार जाकर बैठ जाओगे तो यहाँ पर फुलकारी कौन बनाएगा? तुम्हारे सामने ही तो मैंने चीफ से इकरार किया है, मान लिया कि माँ फुलकारी बनाकर दे देगी. अगर तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओगे तो यहाँ पर फुलकारी कौन बनाएगा? इस तरह से गुस्सा व्यक्त करता है. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಚೀಫ್ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀನು ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मेरे आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको, तुम कहीं से कहीं और से बना लो या बनी बनाई दे दो, बनी बनाई ले लो. माँ कहती कि मेरी आंखें कमज़ोर हो गई है बेटा, मैं बूढ़ी आंखें क्या दिखेगी, क्या बनाएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म कारीगरी है, सूक्ष्म काम है. वो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, अब वो बूढ़ी आंखें क्या बनाएगी, इसीलिए एक काम करना, किसी से बनवा लो या बनी बनाई रेडीमेड मिल जाएगी, वो दे देना. इस तरह से सुझाव देते. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಮಗನೇ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಯಾರಕ್ಕನಾರು ಮಾಡಿಸು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ರೆಡಿಮೇಡನ್ನು ಕೊಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. माँ तुम मुझे धोखा देकर यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ दोगी, जानती नहीं साहब खुश होंगे तो मुझे तरक्की मिलेगी. वो कहता कि मुझे इस तरह से धोखा देकर नहीं जा सकती माँ, मुझे धोखा देकर जाओगी क्या? मेरा बनता हुआ काम तुम बिगाड़ दोगे क्या? जानती नहीं साहब कितना खुश होकर गए, अगर वो खुश हो गए तो मुझे तरक्की यानी प्रमोशन, मुझे तरक्की भी मिल सकती है, तरक्की मिलने की संभावना है. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಡ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಚೀಫ್ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಅವ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगा बेटा? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उसने कुछ कहा क्या? माँ चुप रह जाती है. उसके बाद बेटे के चेहरे की ओर देखती हुई कहती है, क्या तुम्हारी तरक्की होगा बेटा? क्या साहब तुम्हारी तरक्की के बारे में कुछ कहा है क्या? उसने कहा है क्या तुम्हें तरक्की मिलेगी, तुम्हें तरक्की दूंगा, इस तरह से कुछ कहा है क्या? इस तरह से पूछते. ತಾಯಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಪುನಃ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮಗನೇ? ಸಾಬ್ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. शामनाथ कहता है, कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है. कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि वो कैसे बनाती है. जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ. तो उसने तो साफ साफ तो नहीं कहा है, जाते वक्त तो नहीं कहा है, लेकिन तुमने देखा नहीं वो जाते वक्त कितना खुश होकर गए. और जाते वक्त मुझे ये भी कहा कि जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू कर देगी तब मुझे कहना, मैं आकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ फुलकारी कैसी बनाती है. देखिए, इसीलिए वो हरिद्वार जाने के लिए माँ को रोक रहा है, वरना तो किसी से बनवा भी लेता या बनी बनाई दे भी देता. जब इसीलिए चीफ ने कहा था कि जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू कर दे तो मुझे बुलाना, मुझे बताना, मैं आकर देखना चाहता हूँ कि फुलकारी तुम्हारी माँ कैसी बनाती है. इसीलिए माँ से कहता है कि चीफ ने जाते वक्त कहा नहीं है क्या, जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू कर दे तो मुझे बताना, मैं आकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ फुलकारी कैसी बनाती है. सब खुश होंगे तभी तो मुझे तरक्की मिलेगी. इस तरह से वो कहता है.
और मुझे तरक्की मिलेगी, मैं बड़ा अफसर भी बनूंगा, इससे भी बड़ी नौकरी मिलेगी, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। ಆಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಂತೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋದ್ರು. ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರಿ, ನಾನು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಫುಲ್ಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उसकी झुर्रियों भरा चेहरा भी खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी. तो माँ बेटे की जो उसे तरक्की मिलने वाला था, इसलिए माँ के चेहरे का रंग ही बदल गया, मतलब उसके भाव ही बदल देता है, मतलब उसके चेहरे का रंग बदल गया था. उसके झुर्रियों मतलब रिंकल से मतलब झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा भी खिलने लगा था. उसकी आंखों में एक नई चमक आ रही थी, क्योंकि बेटे को तरक्की मिलने वाला था. ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮುಖದ ಭಾವನೆನೇ ಬದಲಾಯಿತು, ಮುಖದ ಬಣ್ಣನೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಸುಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖನೂ ಕೂಡ ಅರಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. तो तेरी तरक्की होगा बेटा, ನಿನಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಮಗನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तरक्की यूं ही हो जाएगी, सबको खुश करूंगा तो कुछ करेंगे, वरना उसकी खिदमत मतलब सेवा, खिदमत करने वाले क्या थोड़े हैं. ऐसे ही मुझे प्रमोशन मिल जाएगा क्या, ऐसे ही मुझे तरक्की मिलेगी क्या. मैं साहब को खुश करूंगा, जब वो खुश होंगे तभी तो मुझे क्या मिलेगी, तरक्की मिलेगी, वरना तो हमारे दफ्तर में उसकी सेवा करने के लिए लोगों की कमी थोड़े ना है. इस तरह से कहता है. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಚೀಫಿಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी. माँ कहती तो फिर मैं बना दूंगी बेटा, क्योंकि तुम्हारी तरक्की मिल रही है तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे मुझसे बन सकेगा वो मैं उसी हिसाब से मैं बना दूंगी. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಫುಲ್ಕಾರಿನಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी. और माँ इकरार भी करती है, मान लेती है, और उसके साथ भगवान को दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि बेटे की उज्जवल भविष्य के बारे में भगवान से मन्नत मार रही थी, मतलब उसे भगवान से प्रार्थना कर रही थी. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. और मिस्टर श्यामनाथ कहता है, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए. वो जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया था, माँ ने फुलकारी बनाने के लिए मान ली थी, इसीलिए अब माँ से कहता है जाकर तुम सो जाओ माँ. इस तरह से कहकर वो थोड़ा सा पिया हुआ था, लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है. ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ನೀನು ಮಲ್ಕೊಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂರಾಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ರೂಮಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ये हो गई डॉक्टर भीष्म सहानी जी द्वारा लिखी गई चीफ की दावत. अर्थ आयतला. अब देखेंगे एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्नोत्तर. चीफ की दावत किसके घर पर थी. चीफ की दावत श्यामनाथ के घर पर थी. श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को कहाँ भेजने के लिए कहा. श्यामनाथ की पत्नी ने माँ को उसकी सहेली के घर पर भेजने के लिए कहा. श्यामनाथ माँ को कौन से रंग के सलवार कमीज पहनने के लिए कहता है, सफ़ेद रंग के. माँ के सब जेवर क्यों बिक गए, बेटे की पढ़ाई के लिए या श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बिक गए. माँ क्या टाल नहीं सकती थी, बेटे की हुक्म को. मेम साहब को क्या पसंद आए थे. मेम साहब को पर्दे, सोफा कवर की डिजाइन और घर की सजावट साज सज्जा पसंद आई थी. सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बनी हुई थी. सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र मेम साहब यानी चीफ की पत्नी बनी हुई थी. माँ क्या गाने लगी, पुराने विवाह के गीत गाने लगी. किसने पार्टी में नया रंग भर दिया था. माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था. चीफ साहब बड़ी रुचि से किसे देखने लगे. चीफ बड़े रुचि से फुलकारी को देखने लगे. चीफ साहब की खुशामद करने से श्यामनाथ को क्या लाभ हो सकता था, उसे तरक्की मिल सकती थी. माँ मन ही मन किसकी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी, बेटे की यानी श्यामनाथ की. ये हो गई एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्नोत्तर. अब 3 अंक के प्रश्नोत्तर देखेंगे. श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी
श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी ने चीफ की दावत के लिए बहुत सुबह से क्या क्या तैयारी करने लगे थे। मिस्टर श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना आए तो पहुंचने के लिए भी तो उसके पास फुर्सत नहीं था। दोनों पार्टी के लिए पार्टियों में व्यस्त थे, पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। बाहर से मंगाने जाने वाली चीज़ें जो है वो कुर्सियाँ, टिपाई, नैपकिन, फूल, ये सब बरामदे में आ गए थे। ड्रिंक्स का इंतजाम बैठक में किया गया था। अब घर के फालतू सामान जो है पलंग के नीचे और किसके चारपाई के नीचे छुपाए जाने लगे थे। ये लिखना है। श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी माँ को लेकर क्यों चिंतित थे? श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी माँ को लेकर इसीलिए चिंतित थे क्योंकि श्यामनाथ की माँ जब सोती है, माँ के कमरे के बाहर ही उन लोगों ने रात के खाने का आयोजन किया था, डाइनिंग टेबल वहाँ अरेंज किया था। जब वो माँ सोती है तो उसके खर्राटे की आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ता था, इसलिए मिस्टर श्यामनाथ उसकी धर्मपत्नी माँ को लेकर चिंतित थे। चीफ की दावत के समय माँ की मनोदशा का वर्णन कीजिए। 7 बजते बजते माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अंग्रेजों को तो वो दूर से देखकर ही घबरा जाती थी। ये तो अमेरिका से आए हुए हैं, ना मालूम क्या पूछे, अगर उन लोगों ने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, ये सब सोचकर उसे डर लग रहा था। और एक क्षण के लिए उसका मन ये भी हुआ कि चुपचाप बिना किसी को बताए उसके विधवा सहेली के घर पर जाकर बैठ जाए, लेकिन बेटे ने वह ना जाने के लिए हुक्म दिया था, इसीलिए बेटे के हुक्म को वो टाल नहीं सकती थी। दोनों टांगे कुर्सी पर लटकाए हुए वो वहां पर बैठ जाती है। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ क्यों टिटक गए? बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ इसीलिए टिटक गए क्योंकि उन्होंने जो दृश्य देखा था, माँ को कमरे के बाहर कुर्सी डालकर वहां पर बैठने के लिए जो कर गया था, वहीं पर बैठे बैठे माँ को नींद आ गई। माँ के सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार खर्राटे की आवाज़ आ रही थी और उसके दुपट्टा सरकने की वजह से उसके आधे जो बाल जो है वो बिखरी हुई थी। ऐसी दशा में देखकर श्यामनाथ एकदम से टिटक जाता है। चीफ और माँ की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। चीफ जब माँ को देखता है तो माँ सोई हुई थी, उसके मुंह से लगातार खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। सब लोग उसे माँ की ऐसी दशा को देखकर सब लोग हंसते हैं, लेकिन चीफ धीरे से कहते हैं पुअर डियर। जब माँ बुजुर्ग है पता होने के बाद वो नमस्ते करते और माँ भी तो नमस्ते करती। जो उनके बीच में जो वार्तालाप होता है, जब उसे पता चलता है कि माँ गाँव की रहने वाली है तो वो कहते कि माँ गांव के रहने वाले हैं, तो इस बात से भी वो खुश हो जाते हैं और कहते कि माँ से कोई पुराने गीत के, तुम्हारी माँ गांव के रहने वाले है तो कोई नाच गाना भी तो जानती होगी, तो माँ पुराना गीत गाती है। जो उनके बीच में जो वार्तालाप होता है वो आपको अपने शब्द में लिखना है। माँ को आलिंगन में भरकर श्यामनाथ ने क्या कहा? माँ को आलिंगन में भरकर माँ थोड़ा सा झूमते हुए उन्होंने कहा, श्यामनाथ ने कहा, वो अम्मी तूने तो पार्टी में नया रंग भर दिया। चीफ कितना खुश होकर गए हैं, क्या कहूँ, वो अम्मी सर से वो झूमते हुए उन्होंने जो प्यार जताया था वो लिखना है। देखिए टिप्पणी लिखिए यहाँ पर, चीफ श्यामनाथ की माँ। 3 पूछा गया है, अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो 2 टिप्पणी लिखने के लिए कहते हैं। चीफ श्यामनाथ या श्यामनाथ की माँ, तीनों में से कोई 2 लिख सकते हैं। अब तक तो नहीं पूछा है, हो सकता है पूछ भी सकते हैं। ये हो गई 3 अंक के प्रश्न। अब किसने किससे कहा? माँ का क्या होगा? मिस्टर श्यामनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी। मिसेस श्यामनाथ ने मिस्टर श्यामनाथ से कहा, आज तुम खाना जल्दी खा लेना। श्यामनाथ ने अपनी माँ से कहा, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। श्यामनाथ की माँ ने श्यामनाथ से कहा, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। चीफ ने श्यामनाथ से कहा, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। श्यामनाथ ने चीफ से कहा। संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 5th मेन वाक्य शुद्धि कीजिए। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ का दावत है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत है। मेहमान लोग 8 बजे आएगा। मेहमान लोग 8 बजे आएंगे। तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाता है। तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ धीरे से उठी और अपना कोठरी में चली गई। माँ धीरे से उठी अपने कमरे में चली गई, अपनी कोठरी में चली गई। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट था। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब अन्य लिंग रूप श्रीमान श्रीमती, विधवा विदुर, साहब साहिबा या मेम साहब, लड़का लड़की, बूढ़ा बुढ़िया। देखिए कई बार रिपीट हुआ है, श्रीमान श्रीमती, विधवा विदुर, साहब साहिबा।
अन्य वचन रूप कुर्सी कुर्सियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, गुड़िया गुड़िया है, ऊपर चंद्रबिंदाकृति लिखना है, कोटरी कोटरियाँ, मौका मौके। ये हो गई डॉक्टर भीष्म साहनी जी द्वारा लिखी गई चीफ की दावत। आशा करती हूँ जो मैंने अभी आप लोगों को चीफ की दावत समझाया है, जो पढ़ाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।